यार मजाक को मजाक ही रहना चाहिए, बस सीरियस ही ना हो जाए ना आप लोग। अच्छा बच्चों, बात असल में ये जी, पैटर्न ऑफ फ्लक्चुएशन इन द ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नोन एज, या तो आप इसे बिजनेस साइकिल कहेंगे या आप इसे ट्रेड साइकिल कहेंगे, दोनों में से जोन सा मर्जी नाम आप इसे दे सकते हैं। अच्छा बच्चों, कहता है कि व्हेन द नेशनल इनकम इज इन इक्विलिब्रियम एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेज इक्विलिब्रियम टू चेंज, यानी हकीकत में एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है ना वो आगे चला गया है। अगर वो AD1 था तो AD2 हो गया है, जिसकी वजह से आपकी रियल इनकम जो है ना वो Y1 से Y2 हो गई, Y1 से Y2 हो गई। कहते हैं विच ऑफ द इक्विवेलेंट वैल्यू ब्रिंग नेशनल इनकम टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम लेवल, कौन सी चीज से वापस ला सकती है, कौन सी चीज से वापस ला सकती है? तो देखिए, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दे तो ये वापस आ जाएगी। क्या हाल है? क्योंकि अगर हम ये कहना कि बीटा काम करे तो उससे तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी, जिससे ये और ज्यादा राइटवर्ड जाएगा। अच्छा, और अगर कहे कि गवर्नमेंट जो है वो अपने टैक्स डिक्रीज कर दे तो उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा, उससे भी ये राइटवर्ड जाएगा। और अगर आप कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो एक्सपोर्ट तो होता ही आपका क्या है, इंजेक्शन है, उससे भी ये राइटवर्ड जाएगा। तो बाकी सारे ऑप्शंस को राइटवर्ड लेके जाएंगे। अच्छा बच्चों, अब बाकी बात आ गई, सपोज दैट न्यू इन्वेस्टमेंट इज द वर्थ ऑफ 500 बिलियन एंड वैल्यू ऑफ एमपीसीज और एमपीएम इज 30%। ठीक है जी, तो क्या जवाब आएगा इसका? आपने बिल्कुल सही निकाला हुआ है, अगर बीटा निकाला है। ठीक है जी, तो ये इसका जवाब बीटा आएगा। कैसे कि एमपीसी है, एमपीसी है आपका 0.8। ठीक है जी, एमपीसी है आपका 0.8, यार इसने 0.5 है। और आपका एमपीएम तो आपने पहले ही क्या कहा था, 0.3%। ठीक है जी, तो आपका एमपीएस कैसे आ जाएगा? 1 माइनस एमपीसी से आ जाएगा, और वो आ गया 0.2। ठीक है, इसका मतलब है आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ गई, 1/0.3 प्लस 0.2, यानी नीचे एमपीसी और एमपीएस और एमपीएम आएंगे ना, तो ये 2 आ गया। 2 आने से ये जो इन्वेस्टमेंट 500 बिलियन की थी, ये कितने की बन गई? 1000 की बन गई। क्लियर जी? अच्छा, अब बच्चों बात ये आ गई, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरलाइंस द एक्सेलरेशन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका फंडामेंटल रूल क्या है? फंडामेंटल ये है कि इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इज फंक्शन ऑफ आउटपुट। ये आउटपुट का फंक्शन है। ए इसलिए नहीं ले सकते कि यहां सेविंग पे ये डिपेंडेंट बना रहा है, ठीक है, और दूसरे बीटा में इन्वेस्टमेंट इनवर्सली रिलेटेड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये तो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो गया ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेलरेटर की बात कर रहे हैं ना। तो अगर एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट दूसरी में भी लगेगा तो ऑप्शन तो गलत होगा, हम उस थ्योरी के हवाले से बात कर रहे हैं। और दूसरा, चाहे वो पॉइंट ठीक भी हो, इन्वेस्टमेंट इज डिटरमिन बाय वैल्यू ऑफ कमर्शियल बैंकिंग लैंडिंग। तो कमर्शियल बैंकिंग की लैंडिंग से हम ये बात नहीं चलाते, तो कोई काइबर वगैरह के मामलात उधर होते हैं, वो फाइनेंस वाली साइड है। ठीक है जी, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई क्या जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बीटा। तो करेक्ट ऑर्डर आपने कौन सा लिया है? बीटा लिया है। तो हमारे भी आंसर में ये बीटा है। बाकी सब में ये है कि बाज जगह पे ना, यानी बीटा यहां होना चाहिए था, बाज जगह पे ना पता क्या हुआ है, बाज जगह पे बूम के बाद फौरन डिप्रेशन डाल दिया और फिर ट्रफ भी डाल दिया, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। दोनों में से एक डालते, ट्रफ और डिप्रेशन एक ही चीज है। और यहाँ पे बूम के बाद रिकवरी आ गई है, तो बूम के बाद रिसेशन आएगा, रिकवरी तो उसके तीसरी फेज में जाके आती है, और यहाँ बूम के बाद रिवाइवल शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो एक ही बात होगी, तो इसलिए ये तरतीब सही नहीं बनती। अच्छा बच्चों, तरतीब सही जो है सिर्फ एक ही बनती है, और वो बीटा। अच्छा बच्चों, 6 है, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिक्रीज हो जाएगी अगर आपका
एमपीएस इंक्रीज हुआ तो लीकेज बढ़ जाएगा, और अगर कंजम्पशन कम हुई तो इसका मतलब भी वही है, सेविंग बढ़ गई होगी फिर। तो ये दोनों ठीक है, सी एंड डी। अच्छा बच्चों, इन डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल डैश वी फेस मोर इन्फ्लेशन एंड इन डैश वी फेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिफ्लेशन। क्या ख्याल है बच्चों? इन्फ्लेशन फेज होता है मेनली हमें बूम में, और अनएम्प्लॉयमेंट डिफ्लेशन इंतहा का फेज होता है डिप्रेशन में। क्या हाल है बच्चों? मोर फेस मोर इन्फ्लेशन एंड इन डैश वी फेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिफ्लेशन। ठीक है, अगर वो हाई होती इतनी हाई नहीं है वो। अच्छा, फेस मोर इन्फ्लेशन, ज्यादा इन्फ्लेशन फेस करते हैं, ठीक है, और इसमें वी फेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिफ्लेशन टुगेदर। क्या हाल है? ये डिप्रेशन आएगा, ये आएगा ना। देखो सबसे लेसर फेज में यहाँ जाके अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, और यहाँ जाके डिफ्लेशन, कीमतें बहुत गिर जाती, यहाँ तो गिरना शुरू होती हैं, और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू होती है। रिसेशन, रिसेशन ये फेज है जिसमें आप नीचे जा रहे हैं, और ये कौन सा? ये डिप्रेशन है। ठीक है, याद कीजिए जब हमने पढ़ा था बच्चों, भूल भर गए ना? अच्छा, तो डिप्रेशन पर्टिकुलरली अनएम्प्लॉयमेंट कहां आएगी? अनएम्प्लॉयमेंट आएगी ही आपकी जाके उधर, और उसके साथ डिफ्लेशन भी है। तो डिफ्लेशन वो दोनों मिलके कहां आएंगे? दोनों मिलके कहां गिरेंगे इकोनॉमी? जब वो डिप्रेशन में। ठीक है ना? अच्छा, अब आ गया बच्चों दूसरी चीज आ गई। अच्छा, यहां गलती से एंड बी है, तो ए एंड डी ही होना चाहिए, पक्की बात। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई डायग्राम रिलेटेड है। डायग्राम किसके साथ रिलेटेड है? नहीं है, कोई बात नहीं, यहां से देख लेते हैं। तो डायग्राम वो हो सकता है उसने 50 पूरे किए होंगे तो एक आध छोड़ दिया होगा। ये डायग्राम का ताल्लुक जो है इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट के साथ है, और इस डायग्राम का ताल्लुक मॉनेटरी सेक्टर के साथ है, और मार्जिनल एफिशिएंसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, एग्रीगेट डिमांड से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इस तरह क्वांटिटी ऑफ मनी पर पीरियड है। लिहाजा क्या होगा बच्चों? ए एंड बी। तो इस डायग्राम का ताल्लुक ए एंड बी के साथ है। क्लियर बच्चों? उसी को मॉनेटरी सेक्टर कहते हैं, उसी को इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट कह रहे हैं। अच्छा बच्चों, 9 क्वेश्चन आ गया। Under the which of the following circumstances the value of multiplier would be higher? आपका ख्याल ये है कि ये हाई होगा जब हम कंजम्पशन ज्यादा कर रहे होंगे और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट लो होगी। बिल्कुल सही है। यहां पे चूंकि हाई है इसलिए इसको ऐसे ही गलत कर देते हैं, ठीक है, और यहां पे दोनों ही लो है लिहाजा गलत कर देते हैं। ठीक है जी, और यहां पे भी इंपोर्ट हाई है, इसको भी गलत कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब आ गई बात क्वेश्चन नंबर 10 की। इफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी इज 120 एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग 30 एंड इंपोर्ट इज 25 व्हाइल इन्वेस्टमेंट इज 30, एस्टिमेट द एक्सपोर्ट आउट विच ऑफ द फिगर। अब बात यह है बच्चों कि अगर आप देखें तो असूली तौर पे हमें एग्रीगेट डिमांड के बारे में पता क्या है? आज तक पता ही कुछ नहीं है। सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। हमें इसमें से जो जो दिया गया हम पुट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हमें उसने एग्रीगेट डिमांड दी 120, यहाँ रख देते हैं। हमें उसने गवर्नमेंट का खर्चा दिया हुआ है 30, वो यहाँ रख देते हैं। हमें उसने इंपोर्ट दी हुई है वो हम x माइनस 30 इधर कर देते हैं। 25, हाँ 25 कर देते हैं। ये मैं जानबूझ के लिख रहा था, मैं देखता हूँ ये जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, तो यहाँ 25 कर देते हैं। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, ये अमल टैक्स में भी जारी रहेगा, लिहाजा आपको मेरे साथ जागना ही पड़ेगा। अच्छा बच्चों, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग 30 है और इन्वेस्टमेंट भी 30 है। अच्छा, और सी हमें कोई नहीं गिवन, तो जो नहीं गिवन वो नहीं लिखेंगे। लिखना है तो 0 लिख लें, 0 लिख के जमा कर दें, मर्जी आपकी। अच्छा, ये आ गया जी 60, यहाँ आ गया क्या जी x,
और ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -25 भी आएगा यहाँ पे, यहाँ 120 भी आएगा। क्या ख्याल है? तो ये बच्चों उसमें से ये निकल गया तो कितना रह गया? 35 रह गया। अभी भी इधर 120 यार ये मैं अब इसका क्या करूं यार, मुझे इसकी बात की कोई समझ नहीं आती कि खुदा के बंदो मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पढ़ाने दो, पढ़ाने क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? अच्छा बच्चों चलिए, तो हम बात ये कर रहे थे बच्चों, जो असल में बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि जो 35 है वो इधर ही है, इधर क्या लिखा हुआ है? x, और इधर लिखा हुआ है 120। तो ये 35 उधर चला गया 120 तो ये x बन गया, ये एक्सपोर्ट आ गई, और ये बन गई कितनी? 85। तो ये 85 आ गया। ठीक हो गई जी बात? वैसे ही इसको मैंने नोट लिख के डाल भी दिया, ये देखिए ये नोट डाला हुआ। आप जब कल को कभी बड़े होके देखेंगे तो ये आपका मसला हल कर देंगे। क्या हाल है बच्चों? अच्छा ठीक हो गई जी बात। अच्छा अब बच्चों बात आ गई क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज ऑलवेज। देखिए ये तो आप जानते हैं, कभी भी जिंदगी में कोई बंदा 1 रुपया कमाएगा ना तो इसी में से सेविंग करनी, इसी में से उसने कंजम्पशन करनी है। और हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है 1/MPS। तो कोई माई का लाल सारे के सारे पैसे भी सेव कर देना तो 1 रुपए में से पूरे ही सेव कर लेता, भी एक वैल्यू तो आनी है। इसलिए मल्टीप्लायर की वैल्यू कभी 1 से कम हो ही नहीं सकती। हमेशा 1 से क्या होगी? ज्यादा होगी। हमेशा 1 से क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा दूसरी बात यह है कि 1 से ज्यादा होकर भी कहां तक जा सकती है? इन्फिनिटी तक जा सकती है ना यार। क्या हाल है? ठीक हो गई भाई बच्चों, भाई बंधु, सही कह रहा हूं मैं? अच्छा चले बच्चों, अब बताइए कि अगर इफ चार्ज इफ द चेंज इन द GDP is 300 billion and increase in the previous level and increase in the investment is 1000, तो क्या होगी वैल्यू मल्टीप्लायर की? हम हमेशा यूं लिखते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा k इज I इज आल्सो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है जी? अच्छा जी, अब बच्चों इन विच कंडीशन एक्सेलरेशन प्रिंसिपल विल नॉट वर्क, यानी इसकी लिमिटेशंस पे बात हो रही है जी बच्चों। क्यों बच्चों चार्ली होगा? नहीं, हमने ये कहा था प्लांट में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, फुल कैपेसिटी तो ठीक है ताकि अगला प्लांट वो खरीदे जाती है। यही तो है, अगला प्लांट वो खरीदेगा नहीं तो ये तो बात ठीक लग रही मुझे। और ये भी बात ठीक है, फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो वो रुक जाएगा अमल। और AB से ये कैपिटल आउटपुट रेशियो फिक्स रहती है। सिर्फ एक बात है कि उसको शक भी नहीं होना चाहिए कि ये जो डिमांड में चेंज आया ये टेम्परेरी है। उसको ये शक भी नहीं होना चाहिए कि ये डिमांड का जो चेंज है ये टेम्परेरी है, क्योंकि उसे शक भी होगा तो वो इन्वेस्टमेंट रोक देगा। अच्छा बच्चों, इसके साथ ही मैंने एक सवाल और देखा और उसके साथ ही सेट कर दिया तरतीब के एतबार से। विच आर द लिमिटेशन ऑफ मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर की लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन ये है कंटिन्यूस स्पेंडिंग, ये तो बिल्कुल ठीक है, और नो चेंज इन MPC, ये भी ठीक है। गलत क्या है कि कंज्यूमर के खरीदने जाता है चीजें और स्टोर पे चीजें ही नहीं है। ठीक है, और इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पे काम जब करना शुरू कर देती है फिर ये काम नहीं करता। ये बात हुई थी आपके साथ, याद है बच्चों? इससे आगे एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल हो जाती है तो ये काम क्या करेगा? नहीं करेगा काम। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप काम नहीं कर रहे वो भी नहीं करेगा, क्योंकि आपकी भी कैपेसिटी इतनी ही थी। उसके बाद आपने कह दिया कि जी वो तो चैप्टर ही तुसी एक हफ्ते ही सारा पढ़ाया, तो हमें कम से कम महीना लाना चाहिए था। सिर्फ 1 हफ्ता, जस्ट 1 वीक फॉर चैप्टर 4। अच्छा बच्चों, अब अंदाजा करें जब बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जब ये बच्चे टैक्स पढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे? ये तो कहेंगे सैलरी तो सर तो उनको 2 साल पढ़ानी चाहिए। और जब ये CA का फाइनल करेंगे तो उस वक्त आप उत्तर मेरी सोटी पढ़ाई आज मेरा नहीं, वो भतीजे तो होंगे ना, और जाहिर है आप उस वक्त अकेले होंगे तो फिर कोई भाई बहन तरस खा के चल मुंडे जरा चाचे का ख्याल रख, ये मैं बात। अच्छा बच्चों,
In which phase of the business cycle government would like to increase direct taxes? किसमें बच्चों? बूम में करना चाहेंगे, उससे ये होगा ना उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और वो खर्चा कम करेंगे, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा बच्चों, बिजनेस साइकिल का जो डायग्राम है ना, अच्छा इसमें ना मालूमात मैंने ऐड की थी, उसने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे लड़के ने जो पेपर देगा, मैंने इसके अंदर कुछ ज्यादा एक चीज और ऐड कर दी थी। बिजनेस साइकिल एक्सप्रेस होता है कैसे, जो चार्ट होता है ना उसके एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा होता है, पक्की बात है, और वाई एक्सिस पे या तो रियल आउटपुट लिखी होती है या जीडीपी लिखा होता है, ऐसे होता है। अच्छा, और ये टाइम सीरीज चार्ट है एक्चुअली, ये जो चार्ट है ये स्टैटिस्टिक्स का टाइम सीरीज चार्ट है, ये इकोनॉमिक्स का प्योर चार्ट नहीं है। ये मैंने ऐड किया, बाकी ये ऑप्शन बच्चे ने बताए थे, ये और ये। ठीक है जी, डन होगी बात। तो इस हवाले से इसका जो आंसर यहाँ पे आता है वो ऑल ऑफ अबव है, लेकिन पेपर में जो आएगा उसका ए बी या सी डी 2 होंगे, ध्यान में रखिएगा। अच्छा बच्चों, among the given which one is not concerned with multiplier? MPX का कोई चक्कर ही नहीं बनता उसके साथ, ठीक है ना, क्योंकि जो मल्टीप्लायर है उसके डिनोमिनेटर में सारे लीकेज लिखे जाते हैं, सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट, इंजेक्शन नहीं लिखे जाते, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, कब बहुत ज्यादा हाई होते हैं बच्चों? हाँ, वेरी लो कब होते हैं? बहुत कम कब होते हैं? डिप्रेशन में बहुत कम होते हैं, जबकि उसका जो सवाल था एग्जामिनर का वो था बहुत हाई कब होते हैं। तो मैंने इसलिए नहीं किया कि फिर वो निकाल देगा ना, उसने मेरी असाइनमेंट तो फौरन ले जाते हैं क्या पर, और जो सवाल मैं बनाता हूँ वो फौरन निकाल देते हैं, अगली दफा बच्चों का काम नहीं आती। इसे थोड़ा सा चेंज करके रखता हूँ ताकि पता भी होता है फिर भी चेंज करके, हाँ वो सारे सवाल ही निकाल देते। अच्छा बच्चों, अब आगे बात यह कि देयर इज एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी 250 मिलियन एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है? 3/4। देन ओवरऑल इफेक्ट ऑन द टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी कितना होगा? पक्की बात है बच्चों, समझिए, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ना, एमपीसी से एमपीएस निकल आएगा जो होगा 1/4, तो अगर 1 के नीचे 1/4 हो तो सीधी सीधी के की वैल्यू क्या आ गई? के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? के की वैल्यू आ गई 4, के की वैल्यू क्या आ गई? 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसे, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, क्या हाल है बच्चों? इसको क्या हो गया? नहीं चक्कर आ गए, बाकी है चक्कर आ गए इसको, अच्छे खासे आ गए चक्कर में, तो ओंतर गया है। अच्छा बच्चों, तो कितना आ गया बच्चों? आप सब बच्चों ने बताया कि इसका आ जाएगा अल्फा आंसर आ जाएगा, और अल्फा आंसर इसलिए आ जाएगा चूंकि सिचुएशन ये है कि वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 250 मिलियन, तो 1000 बन जाएगा। ठीक हो गया जी, डन। चलिए जी 20, विच ऑफ द फॉलोइंग may are not likely to boost the country's rate of economic growth? क्या हाल है बच्चों? जो के बूस्ट नहीं करेगा। देखिए, टैक्स में कट देंगे तो प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेंगे, इससे तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइटवर्ड जाएगी। क्या हाल है? अच्छा, सब्सिडीज दे देंगे या टैक्स रिबेट दे देंगे किसी खास इलाके में, तो वहां पे बिजनेस ग्रो करेगा, उससे भी ये राइटवर्ड जाएगा। और अगर गवर्नमेंट खर्चे बढ़ा देगी, डैम बनाएगी, सड़कें बनाएगी, तो उससे भी ये राइटवर्ड जाएगा। एक ही बात है कि सब्सिडीज रिड्यूस कर दोगे तो इससे बड़ा नुकसान होगा, और इससे ये कर्व जो है ये लेफ्टवर्ड चला जाएगा। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, अब बच्चों, फिस्कल डेफिसिट कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग। फिस्कल डेफिसिट कैसे कम करें? अगर हम टैक्सेस रिड्यूस करते हैं तो हमारा डेफिसिट और बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा और हुकूमत का नुकसान और ज्यादा हो जाएगा।
और अगर इंपोर्ट बनाते हैं तो उससे तो रेवेन्यू बिल बढ़ जाएगा, हमारा पेमेंट बढ़ जाएगी। एक ही चीज है कि हुकूमत अपने अखराजात को कम करे, ठीक है जी। पब्लिक एक्सपेंडिचर, जी बेटे एक मिनट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा दूसरी बात यह है भाई बोरोइंग, यार बोरोइंग से तो आगे सूद चढ़ता जाएगा और फिर हम उस कंडीशन में आ जाएंगे जिसमें आजकल पाकिस्तान है कि पेमेंट करने को पैसे नहीं होंगे, ग्रोथ भी रुक जाएगी, तो ये तो गलत बात है। जी बेटे आप क्या कह रहे थे? इंपोर्ट को कम कर देंगे। नहीं ये देखिए इंपोर्ट इंक्रीज कर रहे हैं कह रहा है ना, ऑप्शन ये इंपोर्ट को कम कर देंगे। नहीं देखिए इसने इंक्रीज कर दिया ना यहाँ पे, तो ऊपर वाली बोर्ड नीचे ऑप्शन ही आ गया ना। इंपोर्ट कम करने से भी फर्क पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट हमेशा खर्चे से पड़ता है कि आपने खर्चे कम करें। वजीर आजम आराम से एक टेंट लगाए उसमें रहे, वजीर आजम उस छोड़ दे, ठीक है जी। कुत्ते शुत्ते ना पाले, तोते भी ना पाले, यार ये देख ले तुम अब ज्यादती कर रहा है हमारे साथ, ज्यादती कर रहा है। हमारी पंजाब में हुकूमत आ जानी और याद रखना सबसे पहले तुझे उठवाना हमने। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव, देखिए जिसके साथ ज्यादती होगी मैं तो उसके साथ ही खड़ा हूँ। आप किसी का पर्सनल किरदार भी नहीं छोड़ेंगे तो फिर जाहिर है मैं तो एक मुसलमान होने के नाते जिससे जुल्म हो रहा हो उसका साथ देना चाहिए। अच्छा बच्चों देखिए आपने शरा मारा है, गोली मारी लगी तो है ना, लेकिन मेरी आदत है, मैं जमात इस्लामी का बंदा हूं, मैं तो साफ कहता हूँ, न्यूट्रल बात करता हूँ, ये न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा। अच्छा बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी? जी बच्चों, जीरो इन्फ्लेशन, क्या हाल है बच्चों? लो एक्सचेंज, क्या होगा बच्चों? जी बच्चों, ये भी तो वही चीज है ना यार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो जीरो इन्फ्लेशन कभी दुनिया में हुआ है? हो ही नहीं सकता। डिमांड बढ़ेगी, कीमतें थोड़ा बहुत तो बढ़ेंगी। हम तो इन्फ्लेशन कहते हैं 3% से ज्यादा वाले को, 3 से कम वाले को तो कहते ही नहीं है। अच्छा देखिए ना, ब्लड प्रेशर जीरो नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर जीरो हो गया, बंदा गया। इस तरह इन्फ्लेशन भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिमांड बढ़नी चाहिए, चलता रहना चाहिए जिस्म भी और इकोनॉमी भी। अच्छा, रिड्यूस द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई रिड्यूस करना हमारा मकसद है। हमारा मकसद ये है ही नहीं कि पैसा हो ही ना लोगों के पास बैठे हो खाली जेब, तो खरीदेंगे क्या। अच्छा, लो एक्सचेंज रेट करना ये भी हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है जी। अच्छा, मनी डेप्रिशिएट हो रही हो, एक्सचेंज रेट आपका पैसा डेप्रिशिएट हो रहा हो, बड़ी बुरी बात है, लेकिन एप्रिशिएट होना भी नुकसानदेह होता है। हाँ, उससे भी नुकसान होता है, उससे याद है ना एक्सपोर्ट फौरन रुक जाएंगी हमारी। अच्छा बच्चों, जापान ऐसे ही बर्बाद हुआ, वरना जब चाइना कभी जापान को ओवरकम न कर पाता अगर जापान का एक्सचेंज रेट जो है वो इतना ऊपर ना जाता कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी हो गई, फिर हमें चाइना की तरफ जाना पड़ा, इसलिए पूरी दुनिया चाइना की तरफ चली गई। लेकिन चाइना इज वेरी स्मार्ट, उसके पास जितना सरप्लस आ रहा है, ही इज कन्वर्टिंग इन गोल्ड एंड कीपिंग इट आउट फ्रॉम हिज इकोनॉमी, इकोनॉमी से बाहर निकाल देता वो पैसा। और दूसरा, वन बेल्ट रोड वगैरह दूसरी इकोनॉमीज में पैसा लगा के प्रोजेक्ट्स को, पैसे को फैला देता है, क्योंकि उसे पता है एक्सचेंज रेट अगर ऐसे अप्रिशिएट होता रहा तो एक दिन हम भी जापान वाले मॉडल पे जाएंगे। अच्छा बच्चों, मिस्टर ए पेइंग टैक्स कितना जी? 200 दे रहा है, जबकि उसकी आमदनी 2000 है, और मिस्टर बी जो है वो 400 दे रहा है और आमदनी उसकी 1600 है। अच्छा, यहाँ नाम थे मैंने बदल दिए, मैंने कहा बिल्कुल ही मैच हो जाएगा। अच्छा, तो क्या बच्चों कौन से वाला टैक्स है? रिग्रेसिव है, क्योंकि 1600 वाले से 400 और 2000 वाले से 200 गरीब से ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए ये रिग्रेसिव है। अच्छा बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी रिजल्ट्स ऑल ऑफ दीज। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यह है टेक्नोलॉजी भी हमारी तरक्की कर जाए, हमारे नए नए तरीका पैदाइश आ जाए, और उसके साथ साथ हमारा इकोनॉमिक कैपिटल भी क्या करे, प्रोडक्शन आ जाए, कैपिटल प्रोडक्शन भी ज्यादा, मशीनें ज्यादा ग्रो करें। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ टैक्स पेंशनरी पॉलिसी? जी शाबाश बच्चों, एक बात तो ये ना, आपको टैक्स रिबेट देनी चाहिए। देखिए यहाँ आर लगा हुआ है,
ये भी याद रखा करें, ईज हो तो एक है, आर हो तो ज्यादा है। अच्छा, तो टैक्स रिबेट एक बात, दूसरी बात क्या है, सब्सिडीज देना। वेज फ्रीज करने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, टैक्स इंक्रीज करने के तो इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी प्राइवेट। फ्रीज वेजिस वेजिस को एक जगह रोक देना कि जी तनख्वाह जो है ना ड्राइवर की 18,000 से ऊपर ना रखें, इससे इकोनॉमी, तो ये फ्रीज करना। एक होता है लोअर रेट, वो मिनिमम वेज होती है, और जो होती है ना अपर लिमिट दे देना, वो फ्रीज करना होता है कि ये हमने फिक्स कर दिया। जी बेटा, टैक्स रिबेट ये होती है कि किसी खास इलाके में आप कह दें कि यहाँ प्रोडक्शन करें, हम हमसे इतनी देर टैक्स नहीं लेंगे, या टैक्स में कुछ हम खास किस्म की डिस्काउंट दे दें, टैक्स में हम डिस्काउंट दे दो। एक्सपोर्ट वालों को दिया हुआ है ना, टैक्स में डिस्काउंट दिया हुआ है उनको। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स कौन सा बच्चों? कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है ना। नहीं, हमारी एक्सपोर्ट की जो है ना पॉलिसी, उसके अंदर जो पॉलिसी बनाई थी ना, मतलब अच्छा जी, अब बच्चों क्या हुआ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ? यार पहले पढ़ तो लेने दो। इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, और वो कौन सा है? क्योंकि इनकम टैक्स हम नेशनल बैंक में जमा कराएंगे, कैपिटल गेन टैक्स हम खुद जाके स्टेट बैंक में, नेशनल बैंक में जमा कराएंगे, और प्रॉपर्टी टैक्स भी ऐसे ही होता है कि हम खुद जाके जमा करा के आते हैं। अच्छा बच्चों, 28वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड टैक्स सिस्टम? कौन सा फीचर गुड टैक्स सिस्टम में नहीं आएगा? हमें इक्वल टैक्स लेना चाहिए, इक्वल सेक्रीफाई लेनी चाहिए, लेकिन रेट सबके लिए एक नहीं करना चाहिए। रेट एक हो गया, गरीब से भी वही रेट, अमीर से भी वही रेट। हमने कहा सेक्रीफाई इक्वल होनी चाहिए। तो कैनन ऑफ इक्वालिटी में क्या चीज है? सेक्रीफाइस इक्वलेंट। वो इनडायरेक्ट, किसी भी बंदे को दे रहे हैं कि लो तुम जमा करा दो, वो इनडायरेक्ट। हर वो टैक्स जो हम नेशनल बैंक में जाके जमा कराएंगे ना, नेशनल बैंक की ब्रांच में, वो जो है ना बच्चों, वो कहलाएगा आपका कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। अच्छा जी, सेल्स टैक्स ऑन फूड आइटम इज एन एग्जांपल ऑफ? ना 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 ना, ये रिग्रेसिव टैक्स है। खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गरीब भी खरीदने आता है, जिसकी आमदनी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि फिक्स्ड वगैरह का नहीं मामला, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि खाने पीने की चीज पे टैक्स नहीं होना चाहिए। रिग्रेसिव का मतलब जालमाना है, यहाँ पे जालमाना, ठीक है। और बाकी अगर आप फिक्स टैक्स की बात करते हैं तो फिक्स टैक्स वो डिक्लेयर करेगा ना भाई कितने परसेंट किस चीज पे, क्या हाल है। और देखिए यहाँ इज यूज हुआ है, आर यूज नहीं हुआ, एक है ना ऑप्शन। तो फूड के ऊपर टैक्स जालमाना होता है, ये याद रखेंगे आप, इसलिए तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट कैन बी कंट्रोल्ड, ये सवाल बार बार आएगा। टैक्स बढ़ा के रेवेन्यू बढ़ा लो, अच्छा रिड्यूस कर दो सब्सिडीज, और पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दो। तो आजकल चाचू यही तो कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, किसके चाचू? मेरे चाचू नहीं, सीधी बात, पाकिस्तान के चाचू। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ फैक्टर इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? अच्छा, ये ना आपने कहीं पढ़ा नहीं था, लेकिन सवाल मुझे नजर आ रहा था, मैं बड़ी देर सोचता रहा, तो ये मैंने समझे कि इक्वल चांस है, मुझे लगता नहीं था, लेकिन फिर भी बातें हो रही थी तो मैंने कहा हो सकता है यार, फिर भी तू डाल दे। तो ये पुराने क्वेश्चन बैंक में भी था, ये पुराने पेपर में 2011 में कहीं आया था, 11-12 में पुराने पेपर में। अच्छा, तो अब बात ये है, 12 साल नहीं 10 साल गुजरे हैं, कैलकुलेशन तो सही कर लो। अच्छा, तो बच्चों बात ये है कि अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसी इकोनॉमी में बढ़े तो इससे म्यारे जिंदगी बढ़ेगा लोगों का, क्योंकि ज्यादा मशीनें, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा बड़े बड़े घर। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ जाए तो जाहिर है लैपटॉप एडवांस आ जाएंगे, म्यारे जिंदगी में तो। और एजुकेशन अगर अच्छी हो गई तो आप जैसे लोगों से जान छूट जाएगी, सॉरी आप जैसे लोग तरक्की याफ्ता हो जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, लॉयरिंग द रिटायरमेंट एज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा इसके अंदर क्या आएगा? ए जो नहीं है वो लेना है ना, तो ए आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा बच्चों, अब आगे बात, अगर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट होगी ऑब्वियसली और साथ इन्फ्लेशन हो जाए, तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इकट्ठे हो तो उसको क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। क्या कहलाएगा? स्टैग का मतलब स्टैग्नेंट, स्टैग का मतलब स्टैग्नेंट, ग्रोथ लो है, और साथ उसके इन्फ्लेशन आ गया तो फ्लेशन का वर्ड कहां से लिया है? इन्फ्लेशन से IN उतार के तो सिर्फ फ्लेशन ले लिया उसका, और ग्रोथ रुकने का स्टैग्नेंट से स्टैग ले लिया, तो इसलिए ये बन गया स्टैगफ्लेशन। अच्छा बच्चों, अब आ गया अलोंग द विद द बेनिफिट सर्टेन कॉस्ट आर आल्सो एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ। दीज इंक्लूड, चूज 2 ऑप्शन ले लें आप इसमें से। एक तो इससे आपका जो है ना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो फिर हर बंदा अमीर और अमीर होगा ना, दायरा फैक्ट्रियां जब चलेंगी तो अमीर का ग्रोथ रेट ज्यादा होगा, गरीब का भी होगा लेकिन उसका बहुत ज्यादा होगा, तो इन्फ्लेशन आएगा। और दूसरी तरफ इससे क्या होगा? इंपोर्ट का प्रेशर भी फिर आएगा। टैक्सेस तो इससे बढ़ेंगे, टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ेगा क्योंकि लोग अमीर होंगे, उसी टेबल के ऊपर जब लोग अमीर होंगे टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, आप कुछ भी ना करें तो टैक्स रेवेन्यू तो आपका बढ़ेगा, इसलिए ये तो गलत हो गया। और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी यार, ग्रोथ हो रही है भी तो रोजगार मिलेगा सबका, फिर भी नहीं मिलना तो फिर ऐसी ग्रोथ का क्या करना? ये तो ऐसी है जैसे आपका कद बढ़ा हो, कुछ भी नहीं ना। हाँ है, ग्रोथ का की फायदा? अच्छा बच्चों, अब आगे बात, मोहसिन पे करता है टैक्स 25,000 20,000 आमदनी, दानिश पे करता है 4,000 आमदनी उसकी है 3200, और किंजे बेटी पे करती है 5,000 जबकि उसकी आमदनी है। जी बच्चों, ये प्रोपोर्शनल है क्योंकि रेशियो सबकी एक ही बनती। क्लियर बच्चों? आप देखिए सवाल बनाने का तरीका देखिए उसका। अच्छा बच्चों, ए पीरियड ऑफ स्टैगफ्लेशन कैरेक्टराइज होता है किसके साथ? मैंने कहा यार ये एक दफा पक्का पानी याद ही करा। अच्छा जी, अब बच्चों बात आ गई, अमंग द गिवन विच आर द लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। जी शाबाश। मसला ये है कि जब तुम टैक्स लगाओगे ना तो टैक्स लगाने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगी, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, तो लिहाजा इससे क्राउड आउट होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से पैसा कम हो जाएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर की तरफ चला जाएगा, यानी पैसा इधर से कम हो जाएगा उधर से ज्यादा हो जाएगा, नतीजा शायद वहीं पहुंचे। और जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसका नतीजा कुछ वक्त के बाद निकलेगा। आर है इसलिए 2 ऑप्शन लेने पड़ेंगे। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव टैक्स। जब रेट तब बढ़ेगा जब आमदनी बढ़ेगी, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब रिग्रेसिव टैक्स। क्या जी? रेट डिक्रीज होगा जब इनकम इंक्रीज होगी। ठीक होगा बच्चों? बात बच्चों ने उलट लगाया हुआ मुझे पता है, सही लगाया, चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स लीड्स टू, इनडायरेक्ट टैक्स से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है, कागज भी महंगा, इंक भी महंगी तो किताब भी महंगी। और दूसरा, इससे मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम फैलता है। क्या फैलता है? उसका वर्ड था डिसइक्विलिब्रियम, मैंने कहा सेम ना हो इसलिए मैंने जो वर्ड यूज किया इंस्टेबिलिटी यूज कर दिया। क्लियर बच्चों? अच्छा, which of the following measure likely to boost a country's rate of economic growth? जी बच्चों, increase government spending। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, impact on multiplier। जी अल्फा, which of the following measure boost the country's rate of economic growth? नहीं, ये भी आएगा, ये भी आएगा। यहाँ 2 ऑप्शन लिखिए, क्योंकि आर भी नहीं है तो 2 ऑप्शंस डाल दीजिए। टैक्स कट करने से भी, अभी हमने बात की है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उससे एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो राइट वर्ड चला जाता है। ये बात हमने पढ़ी भी हुई है। जी बच्चों, क्या हाल है? ठीक है, तो 2 ऑप्शन ये लिख दिया ना बेटा साथ, सही तो तुम्हें करा दिया, और क्या करें।
अच्छा, इम्पोर्ट ऑन द मल्टीप्लायर, इम्पैक्ट ऑन द मल्टीप्लायर अल्फा चार्ज जी, ऑन ऑफ एंड, इन चीजों का इम्पैक्ट मल्टीप्लायर पे क्या हो सकता है? जी शाबाश। अल्फा चार्ज बात यह है, अल्फा के एतबार से यह है कि यहाँ पे ये होना चाहिए था कि देखिए अगर टैक्स ज्यादा लग जाता है, ठीक है जी, और उसके साथ साथ इंपोर्ट बढ़ जाती है, तो हमें ये कहना चाहिए था कि कौन नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, ये लिखना चाहिए, कौन नेगेटिव इंपैक्ट करेगा या कौन मल्टीप्लायर में डिक्रीज का बायस बनेगा। ठीक है, कौन डिक्रीज का बायस बनेगा। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम बच्चों। अच्छा जी, 42, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट? Indirect taxes on which is look like impose the retailer on the customer। ठीक है, look like लगता है ऐसे कि रिटेलर डाल रहा है, हालांकि हुकूमत डाल रही होती है उसके ऊपर बोझ। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रिंग्स डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन, बोथ आर ट्रू, दोनों ही सही कि माहौलियाती आलूदगी बढ़ती है, चूंकि मशीनें लग जाती हैं पोल्यूशन बढ़ जाता है। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, टू ऑप्शन रिक्वायर्ड। पहली बात यह है कि ये अनपॉपुलर होते हैं बच्चों, पसंद नहीं करते लोग इनको, और इकोनॉमिकल तो होते हैं तो इनका एडवांटेज है, पीपल लोग इन्हें अवॉइड करते हैं। इक्विटेबल तो ये होते हैं चूंकि ये स्लैब सिस्टम से चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब आगे बात, Which of the following is not a motive for holding money? जी बच्चों, इन्फ्लेशनरी मोटिव केन्स ने नहीं कहा था, उसने प्रिकॉशनरी कहा था, ट्रांजैक्शनल कहा था और स्पेकुलेटिव कहा था, तीन बताया था उसने। अच्छा बच्चों, इफ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है 5%, इन्फ्लेशन है 2%, तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो हमेशा इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। 5% आप दे रहे हैं, 2% कीमतें खा गई, पीछे रह गया क्या? ये वजह है कि आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ा, उसको 17 पे ले गए, क्योंकि मुल्क में इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो फिर जो पैसा बैंकों में पड़ा उसमें गेन क्या आएगा लोगों को, वो फिर पैसा नहीं रखेंगे बैंकों में। अच्छा बच्चों, द टर्म प्रिकॉशनरी मोटिव हैज बीन डिस्कस्ड इन कौन से वाले? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक हो गया? ऐसे आसान सवाल भी आते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिड्यूस द इन्फ्लेशन? दो ऑप्शन चाहिए मुझे जी। अगर आप डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, खर्चा कम करेगा, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो कुछ पैसे जो है बैंक में जा रखेगा, सेविंग कर लेगा, तो खर्चे कम हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जो कि आपने कल पढ़ा था ना, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से सेविंग बढ़ जाती, कल ऐसे दो सवाल किए थे आपने। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? जी 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 बच्चे, तो ये फंक्शन ऑफ मनी में नहीं आता। अच्छा, इसमें हेजिंग भी कभी कभी लिखा होता है, हेजिंग, हाँ, कि मनी विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी, और लिखा होता है बीच में इन्हीं ऑप्शन के एक ऑप्शन डाल देता है हेजिंग, हेजिंग मनी। हेजिंग मनी ये होता है कि हम डॉलर एडवांस बुक करा लेते हैं, पहले हमें पता है डॉलर महंगा होना है, तो हम किसी बैंक को फीस देकर एडवांस बुकिंग कराते हैं डॉलर, जिसको कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी रिस्क से आजाद हो जाते हैं, इंश्योरेंस एक तरह की करा लेते हैं, उसको हेजिंग कहते हैं। तो वो भी गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि हेजिंग, पैसा हेजिंग के लिए नहीं बना, हेजिंग एक अलग टॉपिक है फाइनेंस का। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, 48 देख लीजिए। इन केनेजियन थ्योरी ऑफ डिमांड, in Keynesian theory of demand for money, transaction demand for money is determined कंज्यूमर की इनकम से इसका ताल्लुक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं। यही वजह है कि उसका जो कर्व है ना, जहां ट्रांजैक्शनल मोटिव आता है तो इस तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहां आके वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। मकसद ये है कि इसका इन रेट ऑफ इंटरेस्ट से मजीद ताल्लुक नहीं है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे तो बढ़ाते जाओ, लेकिन वो पैसा अपने पास इतना ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहां मनी होता तो कर्व कुछ और होना, ठीक है, लेकिन वो किसी ने बनाया नहीं। रीजन ये लिखी हुई है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इधर से हॉरिजॉन्टल क्यों होता है,
चूंकि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे भी तो लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए पैसा कम नहीं करेंगे, चूंकि उसका डिटर्मिनेंट इनकम है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? और दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल क्यों था? बढ़ता जाएगा तो यहां पे हॉरिजॉन्टल क्यों था? लिक्विडिटी ट्रैप। टर्म जो है वो क्या है? इधर लिक्विडिटी ट्रैप है और उस तरफ जो है वो खाने पीने के पैसे हैं और उसका ताल्लुक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नहीं है। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, किसी इकोनॉमी में एक कॉन्ट्रैक्शन इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट आउटपुट कंबाइंड विद इन्फ्लेशन क्या आएगा? ये भी वही है, स्टैग भी हो गया और इन्फ्लेशन भी आ गया, तो स्टैगफ्लेशन बन गया। अच्छा जी, आप बताइए कि ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, इसमें प्राइस लेवल के चेंज होने का क्या मामला है? क्या ख्याल है? ये प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है, यानी रेशियोज के एतबार से चल रही है। अच्छा बच्चों, ये बड़ा आसान सा सवाल है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में आपका जो एवरेज प्राइस है वो 25 है, ठीक है ना? तो प्राइस हो गई 125, नहीं ये मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई 125 है, ठीक है। प्राइस जो है वो 5 है और जो आउटपुट है यानी y दैट इज 300। हमारी जो इक्वेशन है वो है क्या शाबाश? यानी क्या शाबाश? MV इक्वल PY, PT भी हो सकता है, PY भी हो सकता है। अच्छा, तो अगर V निकालना हो तो लिखना पड़ेगा PY बाय M। तो PY ये बनेगा कि 505 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 300 के साथ और नीचे आ जाएगा क्या? 125। क्या आंसर आ जाएगा? 4। ठीक हो गया जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिड्यूस द इन्फ्लेशन? डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दें। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे लोगों में पैसा ज्यादा आएगा। क्या हाल है? क्यों, क्या हाल है बच्चों? सॉरी, ये बी आएगा ना, ये वाला। और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे तो कॉस्ट महंगी हो जाएगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो बी राइट ऑप्शन जी, बिल्कुल। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट लीड टू इन्फ्लेशन? किससे इन्फ्लेशन नहीं होगा? क्या हाल है बच्चों? अच्छा बच्चों, एक इसमें आ जाएगा क्या जी? आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, लोग पैसा उठा के बैंकों में रख देंगे, लेकिन मनी सप्लाई बढ़ाने से कीमतों में बहुत इजाफा होगा। और अगर आप टैक्स एग्जम्पशन देंगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी और वो कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, इससे कीमतें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और अगर एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हुआ तो बाहर से आने वाला माल बहुत महंगा हो जाएगा और उससे भी कीमतें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। जैसे अभी डेप्रिशिएट हुआ तो इंपोर्टेड मटेरियल महंगा है, इसलिए हर चीज महंगी होगी। ठीक होगी बात बच्चों? अच्छा जी, आखिरी सवाल जो है इसका चांस काफी कम है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया कि आजकल के दौर में फेट मनी कौन सा है? तो आजकल के दौर में जो फेट मनी है बच्चों, आजकल के दौर में जो फेट मनी है वो है यूएस डॉलर। तो आजकल के दौर में फेट मनी कौन सा है? यूएस डॉलर। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, यार ये बंद क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, तो चलिए 55 जी बच्चों। बेटा यूएस डॉलर जो है ना, इसकी कहानी है कि इसके ऊपर, इसके बिहाइंड कोई गोल्ड नहीं रखा गया, यानी इसके बिहाइंड कोई गोल्ड नहीं रखा गया, इसके पीछे कोई सोना वगैरह नहीं है, नथिंग इज लेफ्ट। अच्छा, हम जब कोई करेंसी छापते हैं ना तो उसकी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए, हम जब कोई करेंसी छापते हैं तो उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं शाबाश? हम रख लेते हैं जी गोल्ड या सिल्वर या फॉरेन करेंसी रख लेते हैं। पाकिस्तान कमोबेश 30% के करीब रखता है सिक्योरिटी। बेसिकली देखिए,
पैसा इजाद कहां से हुआ था? पैसा इजाद ऐसे हुआ था ना, एक बंदे ने सोने का सेट बनवाया था, उससे कोई पैसे लेने आ गया तो उसने कहा फलां फलां ज्वेलर के पास मेरे सोने का सेट पड़ा है, मैंने तेरा 2 लाख लेने, 2 लाख की रसीद ले जा वहां से गोल्ड ले ली। उसने वसूल नहीं किया, उसने आगे जाके वही रसीद किसी और को दे दी, इस तरह वो 4-5 हाथ मूव कर गई। तो हुकूमत को समझ आई कि ऐसा क्यों ना करे कि गोल्ड के कॉइन इन्हें देने की बजाय गोल्ड के कॉइन तिजोरी में रख देते हैं और इन्हें उसकी रसीदें दे देते हैं, वो रसीदें ही पैसा है। इसलिए वो 100% तो नहीं हो सका, लेकिन क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ना करेंसी हमें ज्यादा जरूरत पड़ी तो हमने 100 की बजाय पहले 80 किया, फिर 40 हुआ, फिर हम 35 पे गए, फिर 30 पे आ गए। फ्रांस में 25% है, इंडिया मैंने पढ़ा नहीं कभी। अच्छा, तो अब यूएस डॉलर का यह है कि इनका एक इदारा है फेडरल रिजर्व बोर्ड, वो अप्रूव करता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ डॉलर तुम छाप सकते हो, उतने क्वांटिटी ऑफ डॉलर बगैर कोई सिक्योरिटी रखे उस कानून के तहत छाप दी जाती है। अच्छा, उससे अजाफी जितने भी छपते हैं उसके लिए 100% गोल्ड रखना पड़ता है, ये है इनका रूल। लेकिन इनकी करेंसी के ऊपर देखिए, हमारी करेंसी पे लिखा होगा हामले अहजा को अदा किया जाएगा, बाकी करेंसियों में भी लिखा हुआ वो कौन सा, बिहाइंड गोल्ड, लेकिन इसके ऊपर ऐसा नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फेट करेंसी, येलो सील करेंसी। लेनी है ले ले, नहीं लेनी ना ले। अच्छा बच्चों, अब बात बेटा क्लियर हो गई। अच्छा, मनी इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज एंड फॉर फर्दर ट्रांजैक्शन एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। किसने कहा था? ये केन्स ने कहा था। केन्स से याद कीजिए, जब चैप्टर शुरू हुआ ये 3 बातें केन्स के साथ वो बसता है, ठीक है। एडम स्मिथ तो और मार्शल तो कहते हैं ये सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है क्योंकि वो क्लासिकल है, उसके अलावा इनका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू का दर्जा भी किसने दिया था? केन्स ने दिया। एडम स्मिथ और मार्शल दोनों क्लासिकल, पुराने इकोनॉमिस्ट, पुराने। न्यू क्लासिकल जो है वो तो डॉक्टर मिल्टन फ्रीडमैन है, फिलिप्स कर्व वाले, मोनेटरिस्ट। नहीं, इन्होंने पूछ लिया तो मैंने बताया, इन्होंने कहा न्यू क्लासिकल कौन सा। अच्छा बच्चों, अब आगे बात, इन द डायग्राम पॉइंट ए कहां पे है? ये वाला, ये क्या है बच्चों? ये क्या है? बूम है। हम इसको क्या लिखते हैं? यहां पे क्या लिखा है? प्रॉस्पेरिटी। तो ए आंसर ठीक हो गया। अच्छा, और बताओ बी पॉइंट कहां पे है? ये है रिसेशन पे, तो बी पॉइंट ठीक हो गया। सही हो गया बच्चों? जी बच्चे, एक एमसीक्यू रह गया। कहां पे बेटा? 8वां चेंज हो गया था इधर से उधर जाते हुए। चले